हेलो दोस्तों। तो जहाँ से मैंने जो है छोड़ा था वहीं से हम इसको क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और हम बात कर रहे थे जो है कि हमेशा ये आवश्यक नहीं है कि कांच का छड़ पर धनात्मक आवेश होगा और जो है एबोनाइट के छड़ पर जो है ऋणात्मक आवेश होगा, ठीक है ना। बल्कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको आप रगड़ किससे रहे हो, ठीक है ना। उसको आप किस वस्तु से क्या कर रहे हो, रगड़ रहे हो, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें कि जब कांच के छड़ को जो है फलालेन से रगड़ा जाता है, ठीक है ना, तो कांच के छड़ पर जो है ऋणात्मक आवेश आ जाता है, ठीक है ना। जबकि उसे मतलब कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा जाता है तो उस पर कौन सा आवेश आता है, धनात्मक आवेश आता है, ठीक है ना। तो इससे आपको पता चल गया होगा, ठीक ना। तो हमेशा ये आवश्यक नहीं है कि कांच के छड़ पर धनात्मक आवेश होगा, एबोनाइट के छड़ पर ऋणात्मक आवेश होगा, ठीक ना। बल्कि डिपेंड करता है कि आप उसको रगड़ किससे रहे हो, ठीक है। चलिए मैं आपको एक सारणी से इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करता हूं, ठीक है ना। तो हम जो है हमारे पास स्तंभ 1 होगा और स्तंभ क्या होगा, 2 होगा। स्तंभ 1 में वस्तुएं होंगी और स्तंभ 2 में भी क्या होंगी, वस्तुएं होंगी, ठीक है ना। स्तंभ 1 की वस्तुओं को स्तंभ 2 की वस्तुओं से हम क्या करेंगे, रगड़ेंगे। तो स्तंभ 1 की जो वस्तुएं होंगी वो धनात्मक होंगी और स्तंभ 2 की जो वस्तुएं होंगी वो ऋणात्मक होंगी, ठीक है ना। एक बात फिर से मैं बताता हूं, स्तंभ 1 होगा हमारा, स्तंभ 2 होगा। स्तंभ 1 में वस्तुएं होंगी, स्तंभ 2 में भी वस्तुएं होंगी। स्तंभ 1 की वस्तुओं को स्तंभ 2 की वस्तु से रगड़ेंगे तो स्तंभ 1 की वस्तु धनात्मक और स्तंभ 2 की वस्तु ऋणात्मक होगी, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, तो ये हमारे पास है स्तंभ 1 और ये है हमारे पास स्तंभ 2, ठीक है ना। हम इसमें लेते हैं, ये मतलब क्या हो जाएगी हमारे पास, हमने बताया अभी धनात्मक होगी और ये क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, ठीक है ना। यहां पर देखिए हम लेते हैं लोहे की छड़, इसको हम सिल्क से रगड़ते हैं। तो बताओ लोहे की छड़ हमारी क्या हो जाएगी, धनात्मक, और ये जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं हम बिल्ली की खाल। बिल्ली की खाल, इसको हम रगड़ते हैं एबोनाइट की छड़ से, ठीक है ना। तो ये हमारी ऋणात्मक और ये हमारी क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाती है, ठीक है ना। हम लेते हैं ऊन का कपड़ा, ऊनी कपड़ा या ऊन का कपड़ा, ठीक है ना। तो इसको जब हम रगड़ते हैं किससे, जो है एम्बर से, तो ये ऋणात्मक और ये धनात्मक हो जाता है, ठीक है ना। फिर हम लेते हैं ऊनी कपड़ा और इसको हम रगड़ देते हैं जो है रबर के जूते से, ठीक है ना। और फिर हम लेते हैं ऊनी कपड़ा और इसको हम रगड़ देते हैं प्लास्टिक की वस्तुएं, से, ठीक है ना। तो इसमें स्तंभ 1 है, स्तंभ 2 है। तो स्तंभ 1 की वस्तु को स्तंभ 2 की वस्तु से क्या करते हैं, रगड़ते हैं। तो स्तंभ 1 की जो वस्तुएं होती हैं वो धनात्मक हो जाती हैं और स्तंभ 2 की जो वस्तुएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ऋणात्मक हो जाती है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है ना। अब हम जो है कुछ प्रश्नों पर क्या करते हैं, बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 ये कहता है कि जब जो है कंघे को सूखे बालों पर फिराया जाता है, जब कंघे को सूखे बालों पर फिराया जाता है तो वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करने लगता है, अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, ठीक है ना। और जब जो है बाल जो है बरसात में क्या हो, भीग गए हों, ठीक है ना। जब बाल बरसात में क्या हो गए हों, भीग गए हों, तब जो है वो कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। कारण बताइए, ठीक है ना। तो क्या कारण है, ठीक है। तो आपने सभी इसका प्रैक्टिकल भी किया होगा, ठीक है ना। आपने सभी इसका क्या किया होगा, प्रैक्टिकल किया होगा। अब जो है क्लास में जब आप बैठते होंगे तो यानी कि आपने कभी इसको एक्सपेरिमेंट किया होगा या घर पर भी इसका आपने जो है एक्सपेरिमेंट किया होगा कि जब आप कंघे को जो है बालों में इसको क्या करते हो, बहुत तेज़ी से इसको चलाते हो, ठीक है ना। तो फिर जब आप कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाते हो तो फिर वो उसको अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। कागज़ के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या कर लेता है, खींच लेता है, ठीक है ना। तो क्या कारण है, कारण ये है कि जब कंघे को सूखे बालों में फिरोया जाता है तो जो कंघा होता है वो आवेशित हो जाता है। कंघा क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है, जिसके कारण वह कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, ठीक है ना। और जब बाल क्या हो गए हों, गीले हो गए हों, अर्थात बारिश में भीग गए हों, तब
तब क्या होता है, घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना, अर्थात कंघे पर आवेश नहीं आता है, ठीक है ना, कंघे पर आवेश नहीं आता। जब घर्षण नहीं होगा तो कंघे पर आवेश नहीं, घर्षण वहां पर कम हो जाता है और कंघे पर आवेश नहीं होता है, जिसके कारण वे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्पष्ट कीजिए कि जो है एक धातु के गोले को आवेशित किया जाता है, धातु के गोले को आवेशित किया जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए जब धातु के गोलों को आवेशित किया जाता है, ठीक है ना, अर्थात गोला धनावेशित है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, एवं ऋणावेशित है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ठीक है ना। तो सिंपल सा इसका क्या था, आंसर था, ठीक है ना। चलिए तो अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो है हम बात करेंगे आवेशों के गुणधर्म पर, ठीक है ना। विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। विद्युत आवेश के मूलभूत गुण पर, ठीक है ना। तो पहला हमारा गुण है जो है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। तो आवेशों की क्या प्रॉपर्टी है, और आवेशों की प्रॉपर्टी ये है, हमने जाना कि जो सजातीय आवेश होते हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है और जो विजातीय आवेश होते हैं उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक है ना। हमने ये चीज़ क्या है प्रैक्टिकली इसको क्या करा है, सीखा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण होता ठीक है ना। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण। नाम से पता चलता है सजातीय का मतलब एक ही जाति के, ठीक है ना, मतलब जब एक ही जाति के जब आवेश होंगे, समान आवेश होंगे तो उनमें क्या होगा, तो उनमें प्रतिकर्षण होगा, ठीक है ना। और जो है अगर अलग अलग जाति के हुए यानी कि विपरीत प्रकृति के हुए तो उनमें क्या होगा, आकर्षण होगा, ठीक है ना। जैसे सिंपल सा अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे आपने चुंबक में जाना होगा, ठीक है ना। जैसे चुंबक के क्या होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, चुंबक के क्या है, दो ध्रुव होते हैं, एक होता है हमारा नॉर्थ और एक दूसरा होता है हमारा क्या होता है, साउथ होता है, ठीक है ना। एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक हमारा क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि जब आप कभी कभी आपने ऐसा जो है प्रैक्टिकल किया होगा, ठीक है ना, कि आप जब चुंबक को कभी कभी पास लेके आते हो तो उसमें देखिए कि कभी कभी वो क्या एक दूसरे को दूर भगाता है, ठीक है ना। और कभी कभी जब चुंबक को जैसे ही लेके आते हो तो एक दूसरे को तुरंत क्या कर लेता है, खींच लेता है, ठीक है ना। तो क्या होता है वहाँ पर ये होता है कि जब चुंबक के जो है समान ध्रुव आ जाते हैं, जब चुंबक के क्या है समान ध्रुव पास पास आते हैं तो वहाँ पर आपको प्रतिकर्षण नजर आता है, ठीक है ना। वो एक दूसरे को क्या करते हैं, ढकेलते हैं, ठीक है ना। और जब कभी भी चुंबक के विपरीत ध्रुव पास पास आते हैं तो एक दूसरे को अपनी ओर बहुत तेजी से क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं, ठीक है ना। तो सेम काम यहाँ पर जो है आवेशों में होता है, ठीक है ना। तो आवेशों के मतलब अगर एक वस्तु, जैसे हमने कहा कि एक वस्तु हमारे पास धनावेशित वस्तु है और एक वस्तु हमारी क्या है, ऋणावेशित वस्तु है, ठीक है ना। तो धनावेशित वस्तु को जब हम ऋणावेशित वस्तु के पास लाते हैं तो एक दूसरे को तुरंत क्या कर लेता है, खींच लेता है, ठीक है ना। और हमने कहा कि यदि एक वस्तु धनावेशित है, दूसरी वस्तु भी हमारी क्या है, धनावेशित है, तो उन दोनों धनावेशित वस्तुओं को जब हम पास पास लाते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर यानी कि प्रतिकर्षण करना मतलब दूर करना, ठीक है ना। और आकर्षण का मतलब एक दूसरे को क्या कर लेना, अपनी ओर खींच लेना, ठीक है ना। तो ये था हमारा पहला गुण, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, यानी कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है तथा विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक है ना। तो ये था गुण नंबर 1। अब हम बात करते हैं इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी पर। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण आवेश संरक्षण
क्या बोलता है, ठीक है ना, कि आवेश जो है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है, ठीक है ना, आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है, ठीक है ना, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है ना, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हस्तांतरित किया जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आवेश संरक्षण के नियम से आवेश संरक्षण के नियम से किसी विलगित निकाय यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम विलगित निकाय से तात्पर्य है कि एक ऐसा निकाय जिसका परिवेश से कोई लेना देना ना हो, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पर इस समय हम जो है वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो हमका परिवेश से कोई लेना देना नहीं हमारा, ठीक है ना। तो इस समय जो भी सारा कुछ है अंदर हम इस समय रूम में हैं, तो वो हमारा क्या एक प्रकार का निकाय है, आइसोलेटेड है, ठीक है ना, यानी कि परिवेश से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। नियत का मतलब कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। ठीक है ना। अतः आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, अतः आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर हस्तांतरित किया जाता है, ठीक है ना, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर हस्तांतरित किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको जो है इसको आप उदाहरण से भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए हम आपको बताते हैं उदाहरण से। जब देखिए दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, ठीक है ना, जब दो वस्तुओं को क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु हमारी धनावेशित हो जाती है और दूसरी वस्तु हमारी क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है ना। कहने का मतलब एक वस्तु में जितने इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है, दूसरे वस्तु में उतने ही इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, उतने ही इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है ना। तो उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं, जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो एक वस्तु में जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जब दो वस्तुओं को क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु में जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, दूसरी वस्तु में उतने ही इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है, ठीक है। यानी कि जब दो वस्तुओं को क्या कहता है, रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु में जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, दूसरी वस्तु में उतने ही इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है ना। मतलब अगर जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई वो वस्तु हमारी क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, अधिकता हुई, वो वस्तु हमारी क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस इसे एक स्वरूप से दूसरे यानी कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2। तो अभी तक हमने 2 गुण जाना, ठीक है ना, आवेशों का संरक्षण जाना और हमने जाना सजातीय आवेश, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारा गुण है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, योज्यता से आप समझ गए होंगे कि मतलब योग है ना, यानी कि आवेशों का योग, ठीक है ना। तो देखिए किसी निकाय का कुल आवेश, इसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए किसी निकाय का कुल आवेश, ठीक ना, जैसे हमारे पास कोई एक क्या है निकाय है तो उसका जो है कुल आवेश, तो किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित, किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है ना। हमारे पास कोई क्या है निकाय है तो उसके अंदर जो कुल आवेश होगा, ठीक है, उसके अंदर जो है कुल आवेश होता है उसके, क्योंकि कोई निकाय है तो उसके छोटे छोटे क्या होते हैं, क्योंकि कोई भी निकाय जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के क्या होता है बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित और उनके अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न क्या होंगे आवेश होंगे, किसी पर धन होगा किसी पर ऋण होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसके विभिन्न अवयवी कणों पर क्या है उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है बराबर होता है, ठीक है ना। तो यदि हम मान लें माना कोई निकाय n अवयवी कणों से मिलकर के बना है, ठीक है ना, माना कोई निकाय n अवयवी कणों से मिलकर बना है, अवयवी कणों से मिलकर बना है, जिन पर आवेश क्रमशः Q1 Q2 माइनस का Q3 कामा माइनस का Q4 कामा Q5 डॉट 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 और ये क्या है Qn है। अतः निकाय का कुल आवेश, अतः निकाय का कुल आवेश क्या होगा, Q इज इक्वल क्या होगा उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है बराबर होता है। बीजगणितीय योग का मतलब जिससे हम गणित में अंकों को जोड़ते हैं 1 + 2 + 3 + 4 इस तरीके से हम इसको बोलते हैं बीजगणितीय योग, ठीक है ना। और अगर हम जो है सदिश योग करते हैं तो सदिश योग का मतलब हम वेक्टर सहित यानी कि उसको वेक्टर सहित लेकर के हम उसको क्या करते हैं जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो है जिस तरीके से अंक जोड़ते हैं उसी तरीके से, क्योंकि बीजगणित है तो जिससे अंक जोड़े जाते हैं वैसे इसको हम क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारे पास Q1 है प्लस क्या है हमारे पास Q2 है माइनस Q3 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का Q3, फिर माइनस का Q4 है तो माइनस का हम क्या लिखेंगे Q4 लिखेंगे, प्लस का क्या है Q5 है तो प्लस का हमने क्या लिखा Q5 लिखा और प्लस फिर क्या है हमारे पास डॉट डॉट प्लस क्या है हमारे पास Qn है, ठीक है ना। तो किसी निकाय का जो कुल आवेश होता है उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है बराबर होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अगर हमारे पास कोई निकाय है और उसके अंदर अलग अलग आवेश हैं, ठीक है ना, तो यदि हमें इसका कुल आवेश निकालना हो,
ठीक है। तो अगर हम उसको फिर क्या कर देंगे, उसको हम बीजगणितीय योग करके उसका कुल आवेश हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हमने जाना जो है कि जो है हमने दो प्रश्नों पर भी क्या करा, बातचीत करी, ठीक है ना। और जो है हमने आवेश, विद्युत आवेश के मूलभूत गुणों पर भी हमने क्या करा, बात करा। हमने सजातीय आवेशों पर बात करा, विजातीय आवेशों पर बात करा। हमने जो है आवेश संरक्षण को भी क्या करा, समझा। और हमने जो है आवेशों की योज्यता के बारे में भी क्या करा, जाना, ठीक है ना। अब जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, ठीक है ना। और बहुत सारी चीज़ों का हम आवेशों की जो है इकाई के बारे में भी क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है ना। और बहुत सारी चीज़ें हम क्या है जानने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ।